आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज फिर मेरा एक जो सब्जेक्ट है वो एसआईआर को लेकर है। आज व्हाट्सएप पे एक पॉम्फलेट बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहा है और एक वीडियो भी गर्दिश कर रहा है। इसके बारे में तमाम तफसीलात बताई जा रही हैं। तो वीडियो इंशाल्लाह मैं कल बना के डालूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो पॉम्फलेट को मैं थोड़ा पढ़ के मैं और याद दहानी के तौर पर बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया वाले और अखबारात में इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन ये पॉम्फलेट जमीयत उलमा की तरफ से आया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अखबार में पढ़ा है कि जमात इस्लामी या जमीयत उलमा हिंद भी लोग माशाल्लाह ये फ़िक्रों में लग गए हैं और ये इनकी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो ये पॉम्फलेट के अंदर बहुत आसान तरीके से जो है सो कुछ समझाया गया है। उर्दू ज़बान में शाया हुआ है ये पॉम्फलेट। तो मैं भी जो है तो उसको थोड़ा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और आखिरी में ये पॉम्फलेट आपको पूरा बारीकी से आपको बहुत तरतीब से बताया जाएगा, ताकि आपको आसानी हो जाए, या आप डाउनलोड कर लें या जो भी है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ कि पॉम्फलेट में क्या लिखा गया है। ये पॉम्फलेट है जमीयत उलमा पातूर शाह बाबू ज़िला अकोला महाराष्ट्र से। ये उनके तरफ से पॉम्फलेट ये गर्दिश कर रहा है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, एसआईआर से मुतालिक जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र की अपील। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की 12 रियासतों में एसआईआर का अमल शुरू हो चुका है। अप्रैल में महाराष्ट्र में एसआईआर का अमल शुरू होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने शिनाख्ती दस्तावेज जारी किए हैं, जिसकी बुनियाद पर आपकी शिनाख्त मोतबर करार पाएंगी। हिज़्ब झैल दस्तावेज में से, यानी कि नीचे गए दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज हमारी शिनाख्त को कानूनी तौर पर साबित करने के लिए काफ़ी है। एक से ज़ायद दस्तावेज हो तो बेहतर है। इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेज को पेश करने के लिए लोगों की 4 कैटेगरी को तकसीम किया है। ये बहुत, आप जो लोग देख रहे हैं ख़ासकर मुसलमान, ये आपके लिए बहुत ख़ास बात है। देखिए, या आपकी आसानी के लिए समझने के एतबार से इसको जो है तो लोगों को 4 कैटेगरी में तकसीम किया है। यानी अब देखिए, पहली कैटेगरी क्या है? कैटेगरी ए, जिन अफराद की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई हो और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद हो, सबूत के तौर पर सिर्फ 2002 की वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी जमा करानी होगी। कोई दूसरा दस्तावेज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जो लोग या जिन अफराद की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई हो और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद हो, सबूत के तौर पर सिर्फ 2002 की वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी जमा करानी होगी। कोई आपको दिगर, जैसा कि पैदाइश सर्टिफिकेट बताओ, टीसी बताओ, या और कोई बताओ, 7/12 बताओ, ये कुछ भी ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 2002 की यादी में आपका नाम आ गया, वो हो गया। अब यहाँ मसला क्या आया? 1987 से पहले की पैदाइश, 1 जुलाई 1987 से पहले। अब जाहिर सी बात है, 1 जुलाई 1987 से पहले जिनकी पैदाइश हुई होंगी तो उनकी उम्र तो काफ़ी है। फिर इस 87 से अगर आज हम जोड़ लेते हैं तो उनकी उम्र 30, 35, 40, 50 के 35 के आसपास चल रही है। और उससे पीछे पहले जो, तो अगर हम पीछे जाएँ तो फिर ये उम्र हो जाती है 45 साल, 50 साल, 55, 60, 60 साल, जो भी उम्र के हिसाब से। यानी कि आज के एतबार से बुज़ुर्ग माँ बाप, जैसे कि मैं हूँ, मेरी उम्र मतलब 54-55 साल है। और जाहिर सी बात है कि मेरी पैदाइश 1988 से पहले की है, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है 7/7/1972 है। तो भाई मेरा अगर 2002 की यादी में नाम है तो मेरे को उतना ही काफ़ी है कि भाई ये मेरा नाम है, तो मेरे को कोई टीसी बताओ, ये बताओ, वो बताओ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मेरा नाम नहीं आता है तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर मुझे उसमें क्या कहा गया है कि फिर आपको बताना पड़ेगा। ये एक हो गया, ठीक है, समझ लीजिए आप। यानी कि 1987 से पहले, यानी मोटे अल्फाज में समझ लो कि उनकी उम्र 55 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, अगर अल्लाह ने उम्र नवाजा है, लंबी उम्र 90 साल बराबर, तो ये हमारे बुज़ुर्ग में आते, ये बुज़ुर्ग माँ बाप आते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। तो इनके लिए 2002 की यादी में इनका नाम वोटर लिस्ट में है। ये वोट देते थे नगर पालिका में, इसमें जो भी थे, ये आपका नाम है, आप बच गए बोले तो आप मुश्किलात से बच गए मतलब। अब दूसरा उन्होंने कैटेगरी डिक्लेयर की है। देखो, वो कैटेगरी का नाम रखा है कैटेगरी बी। अब बी में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? जिन अफराद की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई हो लेकिन इनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद ना हो। गौर कीजिए आप, यानी कि जिन अफराद की पैदाइश
1 जुलाई 1987 से पहले हुई हो, लेकिन इनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में यादी में नाम ना हो, तो उन्हें अपनी तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश साबित करने के लिए नीचे नीचे दिए गए 10 दस्तावेज में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। अब 10 में क्या है? मरकज़ी रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा पेंशन अदायगी कार्ड, ठीक है, यानी पेंशन अदायगी कार्ड, यानी जो लोग पुराने पेंशनर थे, यानी कि समझ रहे आप, यानी कि पेंशन अदायगी का सर्टिफिकेट। अब जाहिर सी बात है, पुराने लोग कुछ निज़ाम सरकार के ज़माने के लगे हुए थे, या पुराने इसमें कैसा था, आज से 25-30 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह माहौल भी बड़ा अच्छा था, चपरासी की नौकरी, ये वो, टीचर की उसकी नौकरी मिल जाया करती थी। अब जाहिर सी बात है, अगर जो रिटायर हुए तो उनका पेंशन कार्ड रहता। अब पेंशन कार्ड है बोले तो वो अपने आप में जो है तो 60 साल पुराने हो गए ना, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मतलब वो पेंशन कार्ड भी जो है तो आपके लिए काफ़ी है। अगर 2002 की यादी में नाम नहीं है तो ये आप दे सकते हैं, अगर आप सरकारी कोई महकमे में कोई मुलाजिम थे तो। या नहीं, अगर आप मुलाजिम नहीं थे तो फिर आपको दूसरा क्या देना, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या बताना पड़ सकता? हुकूमत, मुकामी इदारा, बैंक, डाक खाना या LIC की तरफ से जारी करदा कागज़ ऑर्डर सर्टिफिकेट, यानी कि आपने LIC निकाला हो या कोई सरकारी ख़त किताबत की हो जिसके अंदर आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स की इंदराज हो, आपका नाम, आपकी तारीख पैदाइश, कुछ तरह का सर्टिफिकेट हो, तो ये भी चल सकता। अगर ये नहीं है, ये दे सकते या ये नहीं है तो पैदाइश का सर्टिफिकेट। अब सवाल ये है कि 1987 से पहले, ऐसा मैंने कहा कि 35 साल 40 साल, अब पहले कहाँ था जन्म का इतना, और था भी तो पहले भोला भाला ज़माना था, सादगी का ज़माना था, फ्रॉड का ज़माना नहीं था। आवाम भी बहुत बड़ी भोली भाली ईमानदार थी, अधिकारी भी ज़माने के ईमानदार थे, कोई ज़्यादा वो नहीं करते थे, सूरत देख के वो पहचान लेते थे कि सही बोला झूठ बोला। बोले का मतलब क्या है, पहले सादा सीधा माहौल था, लेकिन वो सबके पास नहीं है। अब पुराने ज़माने में अगर किसके पास होगा भी ग्राम पंचायत का कुछ तो नोंद होगा, तो सबके पास नहीं है। यानी कि ऐसा समझ लेगा 100 में से 10 या 15% के पास हो सकता, 85% पास नहीं है। अब नहीं है तो फिर अब दूसरा उसका अल्टरनेट क्या है? पासपोर्ट। कि अगर आपने उम्रा किए थे, हज किए थे, या कुछ कारोबार सिलसिले में बाहर जाके आए हुए थे, 2 साल 5 साल निकाले हुए, लेकिन पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट में आपका नाम, आपका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ आ जाती। और वो चूँकि पुलिस के वेरिफिकेशन से बनता, पुलिस वाले अपने घर पे आते, या अपन को पुलिस स्टेशन में जमा होना पड़ता, जैसा वो बुलाते, अपने को नीचे ऊपर देखते, पूरा आस पास जांच पड़ताल, आपका कैरेक्टर चेक होता, कोई झगड़ा करे क्या करे, यानी हर जाविये से पुलिस चेक होता। तो जाहिर सी बात है कि जो डॉक्यूमेंट पुलिस की निगरानी से गुजर रहा हो तो वो इत्मीनान बख्श हम समझा जाएगा, ठीक है। यानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत है। और दूसरी बात यह है कि मंजूर शुदा बोर्ड के तालीमी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपने पुराने ज़माने में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है या फेल हुए पास हुए तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता, देखो उसके अंदर भी आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ आ जाती। अगर ये भी आप बता सकते कि साहब हमारा ये है, मेरी उम्र 55 साल है, 30 साल है, 45 साल है, लेकिन मेरे 2000 यादी में नाम नहीं आया, लेकिन मैं अपने आप को वेरीफाई करा रहा हूँ, पहले आया था लेकिन किसी वजह से उड़ गया, अब वो इजाज़ का विषय है, लेकिन मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं रियाजुर रहमान अंसारी अपने आप को पेश कर रहा हूँ, ये मेरा बोर्ड का सर्टिफिकेट है साहब, मेरी पैदाइश 1972 की है और मैंने फला साल में मैट्रिक एग्जाम दिया था, मैं पास हुआ था या 12वीं पास हुआ था, ये उसका डॉक्यूमेंट्स है, बोर्ड सर्टिफिकेट में आ जाता। या TC के अंदर भी आता, TC में तो सब आता, आपको मालूम है, पोट ज़ात, मुसलमान में कौन है आप, ज़ात यानी पोट ज़ात, यहाँ तक कि ये भी आता उसके अंदर कि भाई इनका कैरेक्टर कैसा है, बच्चा शरारती था कि झगड़ा था, क्या था, बोलता ना, उसमें अंदर ये भी आता, देखो कोई रिमार्क है क्या कोई, तो उसमें लिखा होता था गुड, अक्सर TC में आता, देखो, यानी कि ये दस्तावेज भी आपको काबिल कबूल रहेगा। उसके बाद जो है तो मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट। अब मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट तो डोमिसाइल ये मिलता है तहसील में, कलेक्टर ऑफिस से मिल जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि उसका मतलब ये रहता है कि अगर मैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल रहा हूँ तो उसके अंदर जो मजमून लिखा हुआ आता है मराठी या इंग्लिश के अंदर, उसका मीनिंग ये निकलता है कि ये रियाजुर रहमान अंसारी रहने वाला महाराष्ट्र का बंदा है और महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में है, डेट ऑफ बर्थ ये है जो भी है, और यहाँ पर जो है तो ये यहाँ का बंदा है, सिटीजनशिप में आ जाता है, उसका मोटा मोटा मतलब ये निकलता।
ये सर्टिफिकेट तहसील कलेक्टर ऑफिस में आज की तारीख में भी बनना चालू है। ये आमतौर से बनाया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है तो देखिए जंगलात हक का सर्टिफिकेट। अब ये आदिवासी जो लोग रहते हैं, जंगलात के ज़मीन के मामलात रहते, वहाँ रहते बसते, ये उनका मैटर है। उसके बाद ज़ात कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये जो है तो अब 8-10 सालों के अंदर मुसलमानों के अंदर बेदारी पाई गई, वरना मुसलमान आज भी ऐसे हैं जो कास्ट में आते, लेकिन उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं निकाले, लापरवाही कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई दादा के थे, परदादा के थे, लेकिन डॉक्यूमेंट दिख रहे नहीं, उसको लगते 5 पुरावे। अगर मैं अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो निकाल रहा तो मेरे को 5 पुरावे देना पड़ते, एक ब्लड ग्रुप के। यानी कि अगर मैं कास्ट सर्टिफिकेट निकाला तो मुझे ये बताना पड़ता कि मेरे दादा की इतनी औलादें थी या मेरे बाप की इतनी औलादें थी, और हम एक माँ बाप की औलाद है, और हमारा नाम ये है, ये है, ये है, ये है, और हम जो है तो एक शिजरे में आते हैं, या मोमिन में आते हैं, तेली आते हैं, तंबुली आते हैं, मनियार आते हैं, लोहार आते हैं, जो भी आते हैं। जैसे हम अंसारी है तो हम मोमिन में आते, तो ऐसा हमको पेश करना पड़ता। अब इत्तेफाक से ऐसा होता है कि भाई 5 दस्तावेज लगते, लेकिन हमारे पास समझो किसी रिश्तेदारों ने नहीं निकाले, तो फिर मैं उसकी वजह से मेरा काम भी अटक गया। ये सी भी सच्चाई है। तो खैर बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी बहुत मोतबर डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो है तो 1966 से 65 से पहले के जो मांगा जाता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट की जो गाइडलाइंस होती है कि भाई उससे पुराना रिकॉर्ड रहना, कि भाई ये तुम ये ज़ात में आते थे, तो कहने कि उससे पकड़ मिलती है कि इनके बाप दादा इतने साल से पुराने महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के किसी ज़िले में, ताल्लुक़े में रहते थे या रहते हैं, ये उससे पकड़ मिल जाती। तो करके सरकार ने कास्ट सर्टिफिकेट को भी एक मोतबर डॉक्यूमेंट तौर पर माना है। आप सोच रहे होंगे ना कि यार कास्ट सर्टिफिकेट क्यों, इसके अंदर क्या खास बात है? इसके अंदर ये पकड़ है। इसके बाद अब मंडल अधिकारी तलाटी की रिपोर्ट जाती, मतलब ये जांच के बाद से गुजरता। इसके अंदर अपना बाप का नाम, दादा का नाम, शिजरा, ये वो पूरा जांच के मरहले से 4-5 अधिकारियों के निगरानी से गुजरता, जब जाके अपन वेरीफाई होते, क्वालिफाई होते कि भाई ये बंदा ये ज़ात का है, समाज का है, तो बात ख़त्म हो जाती। ये इस लिहाज से भी इसको ज़्यादा मोतबर और अहमियत का हामिल डॉक्यूमेंट करार दिया गया है। उसके बाद देखो 90 पे है सूबाई या शहरी ऑफिसर की तरफ से जारी करदा फैमिली रजिस्ट्रेशन की नकल। अब सूबाई या शहरी, जैसा इसको आप लोग बोलते हैं NPR, या दूसरा जो फैमिली रजिस्ट्रेशन जो रहते अभियान चलते, उसकी अगर कोई दस्तावेज अगर आपके पास है पुराना 10 साल पुराना, जिससे पहले जो जनगणना हुई थी वो है, या उसके अलावा और कोई फैमिली का कार्ड है क्या जो सरकारी दस्तावेज तौर पे माना जा सकता, वो अगर है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है तो उस सूरत में जो नाम आपको पढ़ के बताया मैं, ये सब दे सकते हैं। उसके बाद 10वें पे आ रहा है हुकूमत के ज़रिए से ज़मीन या मकान अलाटमेंट के कागजात। यानी कि सरकार, जैसा बोलते हैं ना, कोई हादसा हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, तो सरकार क्या करती, एमरजेंसी में एक सरकारी ज़मीन के ऊपर बिठा दी थी, एक काम करो भाई, आप इंसानी एक जो रोटी कपड़ा मकान देना सरकार की जवाबदारी है। तो सरकार क्या करती, भाई ठीक है, जंगलों के अंदर ज़मीन है, जो भी सूरत हाल देख के, एक मौके की नज़ाकत देख के उनको बिठा दी कि भाई आप बैठ जाइए। हर बाज़ाब्ता उनको एक कागज़ दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसको एक तरह का पंचनामा होता है कि इनका घर रहेगा था, इनका नाम ये है, इनके परिवार का नाम ये है, और इनको जो है तो 20-30 का प्लाट या जो भी है वो हम दिया जा रहा है, ज़मीन दी जा रही है, तो उसका एक हमारे पास सबूत रहता। और चूँकि और या फिर ये तो घर, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मकान मिले, तो आज की तारीख में हम उसको क्या समझेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना या जो भी आवास योजना है मुख्तलिफ़ किस्म की, उसमें अगर सरकार ने आपको अगर मकान दी या आपने मकान ली हुई है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स बड़ा मोतबर माना जाता है। क्योंकि सरकार जब व्यवहार आपसे करती है तो बड़ा छानबीन करके करती हैं। आपका आधार कार्ड चेक होता है, इलेक्शन कार्ड चेक होता है, आपका डोमिसाइल भी चेक होता है, आपका यहाँ तक कि इनकम रहवासी वो चेक होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, वो सारी बातें, आपकी तमाम दस्तावेज जो है तो जाँच के मरहले से गुजरते हैं। क्योंकि सरकार से आप व्यवहार कर रहे हैं, सरकार भी देखती है कि सही है, मुस्तहक है, कि झूठ है, कि फ्रॉड है। ये डॉक्यूमेंट खुद ब खुद अधिकारी अपने नेटवर्क के ज़रिए इसको क्लियर कर लेते हैं। यानी इसका मतलब ये निकलता है कि हम मकान के बहाने से क्यों ना हो, हमारा आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, डोमिसाइल जो भी है, ये तमाम दस्तावेज सरकारी अधिकारी की निगरानी से गुजर चुके या इसकी जांच हो चुकी, उस जांच के बाद हमें मकान मिला। तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे दस्तावेज काबिल कबूल थे, करके हमको सरकार ने मकान दी, इस लिहाज से हम भारत के नागरिक हैं मोटे तौर से। तो ये 2002 की यादी में जिनका नाम नहीं था, ये उनका मैंने आपको बताया कि इसमें से जो है तो आपको
कोई एक देना पड़ेगा। लेकिन एक ही क्यों, मेरा इसमें थोड़ा एडिशन ये है कि ये जो भी दस्तावेज़ है इसमें मैं समझता हूँ कि दो तीन दस्तावेज ऐसे हैं, जैसे सूबाई फैमिली रजिस्टर की नकल, या उसके बाद जो है तो जंगलाती हक़ का सर्टिफिकेट, ये 2-3 कागज़ इसमें, जैसा कि मुकामी LIC का कुछ है। बाकी जो है तो 6-7 जो दस्तावेज़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तैयार कर सकते, ये हम बना सकते। ये इसी बात पे इत्तेफाक रखना कि भाई एक तो बताने की ज़रूरत है, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि पता नहीं और क्योंकि योजनाएं आती रहती हैं तो उसके अंदर थोड़ी पूछा जाता है कि भाई एक ही छोड़ना, उसके अंदर कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो भाई इस बहाने से अब चूँकि हम काम पे लग ही रहे हैं, तो भाई एक काम करो ना, जो भी हम दस्तावेज़ बना सकते हैं जो हमारे रिलेटेड है, जो आने वाले वक्त में किसी योजना में, किसी सरकारी कामकाज के अंदर हमको दस्तावेज़ काम आ सकते हैं, तो थोड़ी मेहनत हो जाएंगी, बना लो। ये मेरा आपको नाक़िस मशवरा है, क्योंकि आप बोलेंगे एक ही छोड़ना और बाद में फ़र्ज़ करो वो ठीक है, ये अपने तुम्हारे SIR में काम आ गया। अब फ़र्ज़ करो कोई योजना के अंदर फ़र्ज़ करो, अब जैसा कि मिसाल मैं आपको एग्जांपल दे रहा, जैसा मैं बूढ़ा साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो है तो मेरी पैदाइश 72 की है और मेरे पास बोर्ड सर्टिफिकेट है मैट्रिक का। अधिकारी देखेगा हाँ बरोबर है, वो नोंद करके अपना चल लेगा। अब सवाल ये है कि अगर कल को अगर मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना में जाना है तो मैं ये बोल के खड़े होऊंगा क्या, वो साहब मैं मैट्रिक पास है, देखो मेरे पास बोर्ड सर्टिफिकेट है। समझ रहे हैं बात को आप? खाली इस पे मेरा व्यवहार हो जाएगा क्या? यानी अकल की बाहर की बात है नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है, अब जैसा अब कोई कास्ट का मसला आया, आपको ऐसा ऐलान हुआ कि भाई जो कास्ट में आते तो भाई उनको जो है तो सरकार कुछ देने वाली है, कुछ कर्जा देने वाली है, या उनको गरीब को घर देने वाली है, या कुछ उनको लोन देने वाली है, कई योजना आई है। तो मैं ये बोल के खड़े होऊंगा क्या, ओ साहब मेरा SIR में मेरा सर्वे हुआ था और मेरे पास बोर्ड सर्टिफिकेट है देखो, और मेरे को जो है तो लाभ होना OBC का, जमता क्या? अगर मैं OBC में आता, मैं अंसारी है, ऐसे कई बेशुमार लोग हैं जो OBC में आते, तो अगर आप OBC में आते तो थोड़ा मेहनत करके बना लो। और इसमें क्या होता है, 6-7 डॉक्यूमेंट रहेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी पकड़ रहती कि हम यहाँ भी अटके हुए, यहाँ भी अटके हुए, मतलब यहाँ भी हमारी नोंद है, यहाँ भी हमारी नोंद है, हम सेटिस्फाइड रहते, हम मुतमईन रहते। अब कल को अगर मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट्स है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, अब फ़र्ज़ करो कि मेरे पास से वो डॉक्यूमेंट भी गुम गया, मेरी उम्र 55 साल हो रही, वो गुम गया, उसको झिंगुरों ने खा लिए, फट गया, फूट गया, और खुदा ना खास्ता कल को अल्लाह ना करे अगर मेरे बच्चों को अगर कुछ अभियान निकल गया, उन्होंने बोले भाई वो तुम्हारे अब्बा ने वो सर्टिफिकेट बताए थे, कहाँ है बताओ। अब बच्चे बोले यार वो हज़रत ने कहा है कि पता नहीं वो गुम गया, फट गया, या अगर मैं जिंदा है तुम्हारा बेटे वो कहाँ गया पता नहीं, पानी आ गया था, भाई गया, फट गया, झिंगुर ने खा लिए, फिर आप कैसा करते? है ना मुसीबत। तो बोलने का मतलब क्या है कि मेरे समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि लोग भी हमारे कुछ, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा, हमारे बड़े लोग भी क्या बोले कि भाई कोई एक भी देना पड़ेगा। अरे जो 6-7 हम बना सकते, जिससे हमारा ज़िंदगी का सरकार से व्यवहार करने का, सरकारी कामकाज का व्यवहार में जाने का एक उससे हमारा गहरा संबंध है, गहरा ताल्लुक़ है, तो ये अभियान चलाओ ना कि जो डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हो पूरे बनाओ। ठीक है, आप हम एक बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरे बनाने में क्या हरकत है? अब पूरे बनाने में किसको दुश्वारी आती है तो उसकी रहनुमाई करना। अब ऐसा समझो आर पार की लड़ाई, अब हिंदुस्तान में आर पार का मामला ही एक ही क्यों, और कोई नया फिर बाद में बकड़ा खड़ा होगा, बोलेंगे हम इसको नहीं मानते, कोई नया बताओ, फिर क्या करेंगे? तो बोलने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा जोर लगा के, अब क्योंकि लोग काम पे लगी रहे हैं तो उनको पूरा जहनी तौर से तैयार करो ना। ऐसे क्यों बोले कि एक ही लगने वाला है? चलो खैर, ये मेरा अपना पर्सनल एडवाइस था। अब मैं आ जाता हूँ दूसरे मुद्दे की तरफ। अब देखिए इसमें और लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी C यानी ग्रुप C। इसमें क्या लिखा हुआ है, जिन अफराद की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान हुई हो। फिर से दोहरा रहा हूँ, जिन अफराद की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले 2 दिसंबर 2004 के दरमियान हुई हो, उन्हें 2 दस्तावेज़ देना होंगे, जिसमें से नंबर 1 है अपनी तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश के सबूत के लिए माँ या बाप में से किसी एक की तारीख पैदाइश या जाए पैदाइश के सबूत के लिए। अब ये बहुत ये टेक्निकल मसला आ गया। देखिए, जिन अफराद की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान हुई हो, समझ रहे हो आपको? यानी कि आज हम क्या बता सकते हैं, 87 से आज तक क्या उम्र हो रही, 30-35 साल, 25 जो भी हो रही, समझ रहे बात को आप? अब इसमें से अगर ये बंदा बोला कि भाई मेरा नाम नहीं आया, पहले आता था या जो भी एक टेक्निकल वजह है नहीं आया, अब मैं बोला कि साहब मेरी पैदाइश एग्जाम्पल
यानी 1987 से बाद, अब 1987 से आज की तारीख में कितने साल होते हैं, समझ रहे बात को आप? यानी 2004, क्या बड़े हो, 2004 के दरमियान में अगर हुई आपकी पैदाइश, तो फिर वो लड़के को, वो बच्चे को या बच्ची को क्या देना पड़ेंगे? अपने माँ बाप का पैदाइश के सबूत के तौर पर किसी एक की तारीख पैदाइश। अब सवाल ये है, फिर वही बात घूम फिर के वहीं आ रही कैसेट कि भाई जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप का मांग रहे तो माँ बाप की उम्र क्या हो रही, वही 55 60 साल, 65 साल, 70 साल, ऐसा कम ज़्यादा एवरेज होता ना उम्र का, 65 साल हो रही। अब इनका पैदाइश का सर्टिफिकेट हम कैसा देंगे? अब उस ज़माने में था नहीं, था तो बहुत कम लोगों के पास था, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा। तो फिर इसके वास्ते वही छपे, फिर पुराने ज़माने की टीसी होना, ये फिर वोट सर्टिफिकेट होना कि भाई, अब पुराने ज़माने में इतना कल्चर भी नहीं था। अगर हम 50 60 साल पीछे चल जाते तो आप सर्वे करो कि बहुत से लोग बोलेंगे हमारे अब्बा ने 7वीं पढ़े, पहले 7वीं वैसे समझा जाता था कि आपने बहुत आला डिग्री कर ली, और मैट्रिक को समझे तो बहुत ही आला, और 12वीं पढ़ा समझ चलो कि वो सबसे बड़ा खुशनसीब शख्स है वो, क्योंकि तालीम आम नहीं थी, सहूलतें आम नहीं थी, गुर्बत आम थी, माशियत कमज़ोर थी। और जाहिर सी बात है, फिर निज़ाम स्टेट खात्मे के बाद फिर मुसलमान किस हालत से दो चार हुए, ये सारी पस मंज़र है ये, मतलब। तो उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा पढ़े नहीं, अब 7वीं 8वीं पास है तब उनके क्या मिलेंगे आपको, सिर्फ टीसी। अब उसका तो बोर्ड सर्टिफिकेट बनता नहीं, अब टीसी में क्या आता, नाम आता, डेट ऑफ बर्थ आती, और आप कहाँ पैदा हुए, अगर मुसलमान है तो मुसलमान में कौन है आप, ज़ात यानी पोट ज़ात, ये आता। तब इसके वास्ते फिर आपको माँ बाप की टीसी देना पड़ेगी। यानी कि अगर मेरे बच्चे का मेरे को नाम डालना है, मेरा बच्चा समझो 30 35 साल का हो गया, और उसका नाम किसी वजह से उड़ गया, अब वो जा रहे तो वो बोले भाई तुम्हारा दो, जैसे इसमें बताया जा रहा, तो फिर मेरी टीसी, अब मेरी टीसी, अब बहुत से लोगों ने टीसियाँ नहीं निकाले हुए हैं, हमारा सर्वे है, और किसी के पास है तो गुम गए। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को मिला हूँ, वो निकाले थे लेकिन भाई वो पता नहीं, बोले भाई हम किराए से रहते थे, वो गुम गई। लेकिन उनको इतना मालूम है कि हम फला गांव में पढ़ते थे, फला ज़िले में पढ़ते थे, गंगापुर में पढ़ते थे, पैठन में पढ़ते थे, नांदेड़ में पढ़ते थे, जानले में पढ़ते थे, वहाँ हम पेट भरने यहाँ आए हुए, लेकिन वहाँ हम पढ़ते थे। जो बुज़ुर्ग वाले हैं उनको स्कूल का नाम भी याद है, लेकिन हालात ऐसे है कि वो जाके निकाल रहे नहीं। अच्छा, दूसरी बात कैसा है कि इतना जब पुराना रिकॉर्ड, जब स्कूल में तुम जाते तो स्कूल वाले भी जो है तो फिर वो पुराना नया स्टाफ रहता हो। अब तुम जाहिर सी बात है 40 50 साल के बाद जा रहे तो उसमें आधे ज़्यादा टीचर तो अल्लाह को प्यारे हो जाते, और जो जिंदा रहते वो रिटायरमेंट में चलते, वो खुद अपने आखिरी अय्याम में चल रहे, नया स्टाफ रहता। अब नए स्टाफ में कैसा रहता, उनके पीछे काम आ रहे थे। अब पहले ऐसा नहीं रहा, अब तो टीचर के पीछे भरपूर काम आए, SIR के लफड़े, उसके ये काम वो काम, मतलब एग्जामिनेशन भी संभालो, ये भी संभालो। तो टीचर बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा रिकॉर्ड मिल रहा नहीं, तुम बाद में आओ। टीचर बोलते हैं भाई वो तुम्हारा बहुत पुराना है, वो कौन से गट्ठे में रखा हमको नहीं मालूम, अभी ये स्कूल की बिल्डिंग नई बनी, वो गट्ठे कहाँ फेंके हमको नहीं मालूम, एक काम करो तुम दूसरी चक्कर में आओ। दूसरी चक्कर में बोलते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं मिला, वो ऐसा था, अब स्कूल में प्रोग्राम था, मीटिंग थी, ऐसा था वैसा था। तो गरीबों का इसमें मरण हो जा रहा, यहाँ क्या हो जा रहा, मामला फेल हो जा रहा। अब मतलब मेरी जब टीसी नहीं निकली तो मैं भी फंस गया थोड़ी देर के वास्ते, मेरे बच्चे फंस गए बोले तो मुश्किल में शिकार हो गए। तो फिर अब कैसा करते हैं इसको आप? तो ये ऐसे भी जो है ना, हमारे पास जो आंकड़े निकल के आए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये मुसलमानों के पास 10 से 15% का आंकड़ा है कि जिनकी टीसियाँ निकले हुए हैं लेकिन किसी वजह से फट गए, गुम गए, दिख रहे नहीं, या किसने निकाले नहीं। ये 10-15% का आंकड़ा है। अब 10-15% की आबादी पर कितनी हो रही है? अगर उसको आज के शहर के हिसाब से पकड़ ले जाए तो 1 लाख होते हैं, 1 लाख लोग, यानी बूढ़े लोग, चाहे औरत हो या वो हो, माँ बाप, 1 लाख लोग होते हैं। अब 1 लाख लोग का भी अब इनकी हमारी रहनुमाई नहीं हो रही, या इनकी मदद नहीं हो रही, ये उनका लायमल हम कैसा करते, या इनका सर जोड़ के हम कैसा करते। जब अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम कितना भी अभियान चला दे, कितना भी हम ऐसा मालूमात दे कि ये लग रहा, वो लग रहा, वो लग रहा, वो लग रहा, लेकिन ये मसले मसाला आ रहे, उनके वो चकरा मार रहे, या उनके पास पैसे ही नहीं जाने को, तब क्या करते? अब मैं भूखा बैठा, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, अब क्या करते? अब कोई बड़ा वहाँ बड़ा अच्छा मिल रहा, होटल में 100 रुपये लगेंगे अंसारी साहब, लेकिन वो गाड़ी पे जाओ वहाँ 20 रुपये में वड़ा पाव मिल जा रहा, लेकिन मेरे पास 20 पैसे भी नहीं है, फिर आप कैसा करते? ये आपके समझाने वास्ते बड़ा मैं बात को। तो ये है ना, हमारे जो जमात के जिम्मेदारान है ना, तो आपको इसके ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। आपको बहुत बारीकी से गहरी बात बोल रहा मैं आपको, ये आप कितना भी अभियान चला दो, ठीक है, जिसके पास है अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, जो बच गए बोले तो जिनके पास है वो मतलब मुश्किलात से बच जाएंगे। लेकिन जिसके अगर ऐसे मसले पेशीदा आ जाएंगे तो उसके ऊपर आप लाहेमल क्या तैयार करेंगे
क्या आप ये तैयार करेंगे कि उनको उठा के ले जाया जाएगा, या उनको अल्लाह ना करे उनको ज़बरदस्ती हरासमेंट किया जाएगा, या उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, या उनको हिरासत में लिया जाएगा कि डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, फिर हम जो तो हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या हम 2 लाख के मोर्चे निकालेंगे? क्या इसका ये रास्ता सही है? मेरे हिसाब से रास्ता सही नहीं है। इसका सही सोल्यूशन ये है कि हम इस तरह से भी ऐलान करें कि भाई जिसके अगर पुराने दस्तावेज़ नहीं है और माली हालत का शिकार है, तो आप यहाँ हमारे पास रुजू हो, हम आपको कुछ ज़कात के मदद के इंतज़ाम से कुछ रास्ता निकालेंगे। कसम खुदा है कि इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है। और आप बोलेंगे हम बड़े बड़े ऐलान कर देंगे, पेपरों में छपा देंगे, पम्पलेट छपा देंगे, सब फेल बात है। तो चलो खैर, मैं थोड़ा मौजूद भटक रहा था, मैं और आ जाता हूँ कैटेगरी डी। अब इसमें क्या बताया गया कैटेगरी डी, अब सुन लिए आप, यानी ग्रुप नंबर 4, जिन अफराद की पैदाइश 2 दिसंबर 2002 के बाद हुई। गौर कीजिएगा, जिन अफराद की पैदाइश 2 दिसंबर 2002 के बाद हुई हो, उन्हें 2 दस्तावेज देना होंगे। 10 में से कोई एक, जो आपको मैंने पढ़ के सुनाया। तो कौन सी देना पड़ेंगे? अपनी तारीख पैदाइश और माँ बाप और बाप की तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश के लिए, माँ की तारीख पैदाइश जाए पैदाइश के लिए। समझिए बात को आप। अब जिन अफराद की पैदाइश 2 दिसंबर 2000 के बाद हुई, समझ रहे बात को आप? अब 2002 के बाद पैदाइश हुई, अब उनका अगर एसआर में नाम डाला जा रहा है या मांगा जा रहा है या नहीं है, अब वो बोले कि भाई है या डालना है, जो भी है, तो भाई उसके वास्ते फिर अब अधिकारी क्या बोलेंगे कि भाई एक काम करो, आपके बाप की तारीख पैदाइश और माँ की तारीख पैदाइश। अब इसमें माँ का भी जिक्र आ गया और बाप का भी जिक्र आ गया। अब सवाल क्या है इसके अंदर कि फिर वही बात घुमा फिरा के आ रही कि हमारे पास अगर टीसीआर नहीं रहेंगे, टीसीआर निकाले हुए नहीं रहेंगे या गुमे हुए रहेंगे, तो फिर ये हम कैसा पेश करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पहले ज़माने में कैसा होता था, जब आदमी लोग 4वीं 5वीं पास पढ़ते थे पहले ज़माने में, तब जाहिर सी बात है पहले तो बेटे को पढ़ाने का चलन भी नहीं था। अब जहाँ इल्ला माशाल्लाह जिसको माहौल मैसर आया उन्होंने पढ़ा लिए, लेकिन खेड़े पहाड़ों का ज़माना, ये वो पर्दा गोशे का माहौल, 2री 3री पढ़ ली, घरों को बैठ गए। और पहले ज़माना ऐसा था कि भाई 14-15 साल की बच्ची हो गई, शादी कर दी। पहले बड़ा अजीब माहौल था, मतलब वो सादगी बोलो या अच्छा माहौल बोलो, जो भी है। 15-16 साल में बच्ची शादी हो जा रही, बच्ची 3री पास पढ़ के हो जा रही। अब सवाल ये है कि वो बच्ची ने 3री पास पढ़ी और बहुत से अगर नहीं पढ़े तो ये मसला है। चलो आपने पढ़े, तो मैंने ऐसे भी कई लोग पाया कि भाई वो हम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो स्कूल बंद हो गया बोले तो वो स्कूल कहीं और चले गया। तो मुझे बड़ा वो हुआ था, मतलब। लेकिन जब मैं खुद इस मरहले से गुजरा कि यार स्कूल कैसा गायब हो सकता, यानी स्कूल कैसा मतलब बंद हो सकता, एक जहन में बात आती ना। तो फिर जब इत्तेफाक से मेरा जब कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड हो रहा था, तो मुझे जो है तो समाज कल्याण के द्वारा मुझे लेटर दिया गया था कि जहाँ जहाँ आपने पढ़े, यानी पहली में आपका एडमिशन कहाँ हुआ था, वहाँ से आप परवेश निगम उतारा लाओ कि आप ये ज़ात में आते। तो पहली मैंने पढ़ा था चिलीपुरा स्कूल के अंदर, चिलीपुरा तैतानिया स्कूल, जो बड़का नवाब साहब, जहाँ पर जो है तो देखिए हमें मुहर्रम में आशुर खाने का जो अलम निकलता, वहाँ पहले 1ली से 4वीं तक था। मैं वहाँ गया। अब वहाँ गया तो उन्होंने बोले भाई वहाँ तो घर ही घर दिख रहे। मैंने पूछा 1-2 जनों को यार कहाँ गया, तो एक पहचान वाले बंदे ने बताया, अंजर साहब बोले ये स्कूल है ना, बोले शागन की पानी टाकी है ना, बोले महानगर पालिका, वहाँ गया। बोले मान लो ठीक है भाई, वहाँ गया। फिर मैंने बताया, फिर उन्होंने भी बहुत परेशान करे। पहली बात उन्होंने बोले हमको नहीं मालूम, अब तुम इतना पुराना लेके आए, वो गट्ठा कहाँ पड़ा हुआ है, हमको क्या मालूम। बहरहाल हमने हमारे को जान पहचान बताया कि जैसा अल्लाह करम से वो हो गया। लेकिन अगर हमने थोड़ी जान पहचान बताए, तो हम खुद प्रेस वाले, हमने प्रेस की बात करे, ये करे, थोड़ा एक्टिविटी बताए, तो वो भी प्रेशर में आके उन्होंने करे। अब बेचारा कोई जाम वाला मौज वाला चल जाएगा, तो वो बोलेंगे भाई बाहर बैठो। नहीं मैडम, हमने क्या करना। अब वो उसको तो मार नहीं सकता ना। और झगड़े करेंगे तो फिर वो कि सरकारी काम में, सरकारी मतलब स्कूल में आके तुम धत्तिंग करे, झगड़े करे, फिर केस दर्ज हो जाती। अब इतना पुराना रिकॉर्ड तुम पूछेंगे तो फिर मुश्किलात आ रही ना। तो अब इसकी रहनुमाई कैसी होंगी? जैसा इसमें कहा गया कि बाप की पैदाइश और माँ की पैदाइश, जिन अफराद की पैदाइश 2 सितंबर 2000 की हुई हो, तो उन्हें SIR के लिए 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे, अपने बाप का और अपनी माँ का। तो सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास है तो आसान है, नहीं है तो उसकी सूरत क्या है फिर? और फ़र्ज़ करो अगर दोनों अनपढ़ है, अब ये भी टेक्निकल मसला है। अब बाप बड़ा, मैं भी अनपढ़ है भाई, हमने पढ़े नहीं, हम गरीबी में थे,
माँ भी बूढ़ी, भाई हम भी गरीब थे, अरे ये भी गरीब थे, गरीबों ने मिलकर शादी कर लिए। समझ रहे बात को? अब सही थी ना आप? अब गरीब गरीब के घर में बच्ची देता ना, बहुत कम ऐसा होता है कि गरीब की बच्ची करोड़पति घर में जाती। गरीब मौज वाले के जब मौज वाला है तो वो भी मट्टी गाँव वाले की बच्ची से शादी करता। अब ये भी पढ़ा लिखा नहीं, वो भी पढ़ा लिखा नहीं, बोलते ध्यान दो भाई तुम भी हम एक ही नाव में बैठे हुए, चलो चलन दो चक्री। अब दोनों अगर अनपढ़ है, अब उन्होंने कैसा करना? तो बोलने का मतलब ये है कि ये पॉम्फलेट बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सोचा कि इस पर और ख़ुलासा कर दूँ और जो है तो आपको इसके बारे में आगाही कर दूँ। और इसके अंदर तमाम जो है तो और भी नीचे दी हुई है कि आपके इलाके में BLO मतलब ऑफिसर घर घर जाकर वोटर की जांच करेंगे। और इसमें ये भी बताया गया है कि आप अपने आप के वालिदैन के वोटर लिस्ट के साथ जोड़कर घर का कोई भी तमाम अफराद कार्ड ले जाकर कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई होने के बाद आप अपना रिपोर्ट चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद यह है कि उसके बाद यह है तो अपील भी किया आखिरी में कि अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट दुरुस्त हो चुके हैं तो अपने दोस्तों पड़ोसियों की इस मामले में वो करो, आप मदद कीजिए। तो और उसमें ये लिखा हुआ है कि BLO आपके पास 2002 की वोटर लिस्ट लेके आएंगे, काहे के लिए? जांच के लिए। ये जुमला बहुत गौर से सुनिए आप। BLO 2002 की वोटर लिस्ट की वोटर लिस्ट लेकर आएंगे जांच के लिए। अब वही मसला आ रहा कि अब इसमें एक और टेक्निकल मसला है। ये सबको मालूम है कि मुसलमानों के नाम मतलब 30% 40% जो है तो गलत सलत उसमें टाइपिंग करे हुए हैं, मतलब गलत आए हुए हैं। यानी कि आधार कार्ड में बिल्कुल नाम सही है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम गलत है। नीचे ऊपर है, सरनेम आगे होगा पीछे होगा, या मिडिल नेम उड़ गया, या अजीब नाम आ गया। मेरा खुद राशन मेरा खुद जो है तो इलेक्शन कार्ड ऐसा बना हुआ है आज भी मेरे पास, हालांकि मैं उसको डाला हुआ है, यानी बाप भी मैं बेटा भी मैं। तो ऐसे भी बहुत से कार्ड है। अब सवाल ये अगर ये अधिकारी बोले साहब मेरा नाम गलत है, अब जाहिर सी बात है, नेचुरल बात है, अधिकारी बोलेंगे साहब और आप बोले कि भाई इसका सबूत क्या है? आधार कार्ड को तो मान लिया हमने, और आप बोले साहब मेरे आधार कार्ड में स्पेलिंग में मिस्टेक है, यानी कि इलेक्शन कार्ड में मिस्टेक है और आधार कार्ड में मिस्टेक है, इसमें वाई नहीं है, ये आई की जगह ई आ गया, कुछ भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अब अधिकारी तो आप अधिकारी को बोल रहे हो अधिकारी फॉर्म भर लेंगे, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो वो आपको कुछ ना कुछ तो बताएंगे कि भैया आपका कुछ तो डॉक्यूमेंट बताओ स्कूल का, ताकि मैं इत्मीनान से आपका सरनेम, नेम, मिडिल नेम, आपकी स्पेलिंग चेक कर लूँ। तो फिर बात घुमा फिरा के वही आ रही है कि फिर आपके पास TC निकली हुई है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब ये बातें तो मैंने आपको जमीयतुल उलमा के जो कॉन्फिडेंस जो बहुत गर्दिश कर रहा है व्हाट्सएप पे, उसके पस मंज़र में मैंने मोटे मोटे अंदाज से आपको समझाने की कोशिश किया। इसमें और 2-4 बातें मैं आपको और इसमें ऐड कर दूँ इसके साथ साथ कि देखिए कभी कभी ऐसा होता कि पुरानी TC है, यानी 40 साल 35 साल पुरानी TC है। तो पुराने ज़माने में इतने बड़े बड़े रजिस्टर आते थे, मोटा कागज़ आता था, मोटा, काफ़ी पुराने लोगों को मालूम है। तो वो कागज़ का ये हाल है कि वो मतलब उसकी स्याही फैल रही, क्योंकि मैंने जाके देखा हूँ ये सब। ये जब मैंने मेरे निकालने गया था तो मैंने अपने आंखों से देखा, वो कागज़ के टुकड़े गिर रहे, वो कागज़ के टुकड़े गायब हो जा रहे, वो उसको दीमक लग जा रही, वो उसके अंदर बोसीदा हो जा रहा। अब उसमें हो रहा क्या है कि आप फ़र्ज़ करो मैं है, मेरी TC निकली हुई है, लेकिन मैं वापस गया कि भाई मेरे पास से TC गुम गई, या मेरे को जो है तो उसका प्रवेश निगम दो, तो वो वापस चेक करते ना हो, और उसमें अगर नहीं है अब फिर इसका कैसा होगा? अब ये तो बात सही रहेंगी कि भाई TC हमारे स्कूल की है, सही सिक्का बराबर है, सारी ये बात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जितने भी पुराने लोग हैं जो चौथी पास है, दूसरी पास है, पहली पास है, 7वीं पास है, 8वीं पास है, मैट्रिक पास है या फेल है, जिनकी उम्र 50-55 साल हो रही और उनकी स्कूल की TC निकली भी है, तो एडिशनल मेरे आपसे एक मशवरा आपको ये है, इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप क्या कीजिए, आपके स्कूलों में जाओ, मुल्ला भाई मैं आपके स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं 40 साल पुराना इसी स्कूल का विद्यार्थी था, ये मेरे स्कूल की TC है या आपके स्कूल का नाम है, मेरे को उसका प्रवेश निगम होना। अब प्रवेश निगम बोले थे क्या? प्रवेश निगम का मतलब यह आता कि वो जो TC में आपका जो वो इक्वल टू TC रहती हो, लेकिन उसका ज़रा तख्ता बड़ा आता, उसके अंदर उसका जो TC में लिखा हुआ था वही इसके अंदर लिखा हुआ था, लेकिन उसका मतलब ये निकलता कि ये TC जो लेके आया है बंदा, ये विद्यार्थी, तो ये TC ये प्रवेश निगम इसको देख के दिया जा रहा है, यानी तस्दीक की जाती है कि ये TC हमारे स्कूल से पारित की हुई है, ये विद्यार्थी यहीं पढ़ा हुआ है, और इसके अंदर जो बच्चे का नाम है, विद्यार्थी का नाम है, उसका बाप का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ पैदा हुआ, ये तमाम बातें सही है। उसका मीनिंग ये निकलता प्रवेश निगम, यानी तस्दीक की जाती है कि ये TC बोगस नहीं है, ये बिल्कुल सही है, और इसके अंदर जो मालूमात इंफॉर्मेशन दी गई है ये भी सही है, इसका मीनिंग ये निकलता। और TC निकालने के बाद प्रवेश निगम निकलता।
अगर किसी को नहीं मालूम तो आप सुन लीजिए। प्रवेश निगम का फॉर्म जो है तो कोई भी बुक डिपो के ऊपर जाइए, जहाँ कापी किताबें मिलती, एक एक 8 आने का 1 रुपये का फॉर्म मिल जाता हो। 1 रुपये में आपको 2-3 फॉर्म मिल जाते हो। वो स्कूल में ले जाओ और बाज़ाब्ता आपके फ़ोटो चिपकाओ या आधार कार्ड का भी वो लगाओ, वहाँ दरख्वास्त दो स्कूलों में जाके, जो भी मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, जहाँ भी आप पढ़ते थे, ताल्लुक़ में, खेड़े में, पाड़े में, शहर में, वहाँ जाके दो। और ऐसा तो नहीं है कि आपने जाके दिए तो कल दे देंगे, वो भी आपको क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है साहब, एक काम करो तुम अगले हफ्ते आओ। तो हो सकता है आपको 15-20 दिन लग जाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि टीचरों पे काम का लोड है, हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीने का समझो वक्फा है। तो आप मेरा मशवरा ये है कि आप प्रवेश निगम भी ला लो। हो सकता है कि भाई आने वाले वक्तों में वो रिकॉर्ड, जैसा मैंने कहा कि वो टूट रहा फट रहा, वो गायब हो जाए। गायब बोले तो वो सड़ जाए। अब वो जब वो स्कूल अगर मैं वो रिकॉर्ड गुम जाएगा, उसको झिंगुर खा लेंगे, फड़िएगा, जो भी हो जाएगा, और कल स्कूल वाले बोलेंगे भाई तुम यहाँ पढ़े हुए बराबर है, टीसी ले यार, ये भी बात बराबर है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में मिल रहा नहीं, वो फट गया, सड़ गया, उसको झिंगुरों ने खा लिए, तो आप कैसा करते फिर? आप सवाल है ना, आप कैसा करेंगे फिर आप? तो मतलब जितना आप एहतियात हो सकता है, मैं एक बार फिर कह दूँ कि कुछ लोग मुझको कह रहे थे कि भाई क्या डरा रहे, मैं डरा रहा नहीं, मैं आपको एहतियात दिला रहा, मैं आपको एहतियात दिला रहा कि ये एहतियात करो आप। हमारे पास कैसा है, एक गाड़ी रहती ना, हम 2 गाड़ियाँ लेते नहीं, बच्चों की गाड़ी अलग, बेगम की गाड़ी अलग, सहूलत होना बोल के। हमारे घर में 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल लिए जाते, नहीं बोले भाई वो बच्चों को तकलीफ नहीं होना, स्टडी को कुछ भी, मतलब एग्जाम्पल 5 पे मोबाइल ले लेते, 5,000 के मोबाइल लेते, 25,000 के मोबाइल ले लेते। क्यों? तो बोले वो सहूलत होना। अरे जिसके अंदर तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे कौमियत, तुम्हारी शहरियत, तुम्हारी हिब्बुल वतनी दाव पे लगी हुई है, तो वहाँ पर एडिशनल कागज़ जमा नहीं करते। रिकामे काम मतलब गैर ज़रूरी काम बराबर ले लेंगे, टीवी ले लेंगे, पंखा ले लेंगे, बोले यार फ्रिज ख़राब होगा, नवा एसी लगाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये एहसास दिला रहा कि हम दुनियादारी में इतना खर्चा करते, तो थोड़ा अपने खर्चे को आगे पीछे करो, अपनी ख्वाहिशें को मारो। रमज़ान शरीफ चढ़ रहा, ज़रा कपड़े हल्के फुल्के बना लो या मत बनाओ। अगर वो पैसे बचाने में अगर तुम्हारे को सरकारी काम हो जा रहे हैं ना, तो कर लो। ज़िंदगी बाकी रहेंगे तो इंशाल्लाह वो धूमधाम से ईद मना लेंगे। ये मेरा आपको मशवरा है। और जमीयत उलमा वालों से, जमात इस्लामी वालों से मेरा गुजारिश है, हालांकि मैं इससे पहले वीडियो कई बार बना चुका 2-3 मरतबा, लेकिन अब मामला अब सर पे आ चुका है, यानी कि अब पानी यहाँ तक आ चुका है, अब गुंजाइश नहीं पानी नीचे उतरने की, अब बढ़ने की गुंजाइश है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने अखबार में पढ़ा हूँ, आपकी अपील पढ़ा हूँ, आपकी मीटिंग हुई वो पढ़ा हूँ, देखा हूँ, मुझे दिल बहुत खुशी हुई है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको अपने मकासद में कामयाब करे। लेकिन मैं आपको तवज्जो इस नुकात पे दिलाना चाहता हूँ, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कई गरीबों के पास डॉक्यूमेंट तैयारी करने में के अंदर मतलब वो बेचारे नाकाम हैं। उसकी सिर्फ वजह ये है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। और हम ऐसे लोगों को हम कैसा इकट्ठे करेंगे, कैसा हम प्रेस नोट देंगे कि भाई उसका आपको लाहेमल तैयार करना पड़ेगा। और ये ही सबसे बड़ा काम है। इससे हटके अगर काम करेंगे आप, वक्ती तौर से आप बड़े जो जिसके पास दस्तावेज है बाप के, दादा के, इसके उसके 2000 यादी में, वो माशाल्लाह वो मुश्किलात से बच जाएंगे, उनको राहत ही राहत रहेंगी, वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक कौम का तबका जो 10-15%, 20% के आसपास है, जिसकी इतना पेचीदा मसाइल है कि उनके पास टीसा गुमी हुई है या वो बेचारे पेट भरने को आए हुए है, लेकिन वो जा नहीं सकते, अब उनकी मुश्किलात है, वो खुद खाने को मर रहे, तो हम उनकी मदद कैसी करेंगे? जैसा हम जेल में चल जाते बेकसूर, तो हम जो तो सरकारी वकील लगा खड़े करते, सुप्रीम कोर्ट में हम केस लड़ते, लाखों रुपए लगा देते। अल्हम्दुलिल्लाह उसके वास्ते हमारे पास जो बड़े बड़े जिम्मेदार है कौम के, जो अल्लाह ने उनको नवाजा है, उनसे हम चंदे भी वसूल करते, अतिये भी वसूल करते, उनका केस लड़ते। सिर्फ आपको मैं एहसास दिला रहा हूँ कि आप 2, 5, 20 बंदे जाते तो हम केस लड़ते, लाखों रुपये लगा देते। तो ये भी लाखों लोग हैं ना ये। अगर ये पेचीदगी के शिकार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे अगर इनके शिकंजा कसा गया। और यही जो मैंने आपको टेक्निकल मसले बताया कि थोड़े थोड़े पैसे कि उसको 2,000 की कमी है, कि उसको 5,000 की कमी है, ये मसले है कि उसे गेजेट कापी बनाने के, किसके टेक्निकल मसले ऐसे कि गेजेट कापी बनाना ज़रूरी है। एक गेजेट का कापी बनाने को 12-1300 रुपये लग रहे हैं, 1500 रुपये जो भी लग रहे। एक घर में अगर 2-3 को गेजेट कापी बनाने की रही तो 4-5 हज़ार रुपये गरीब ने कहाँ से लाना? तो हम ये लोगों की मदद का हमारे पास एजेंडा क्या है, हमारे पास इसका लाहेमल क्या है? अगर इसके ऊपर आप काम करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि हम सही मानों में ये SIR का अभियान लेके चढ़े और हम गरीबों की मदद करने में कामयाब हो रहे। वरना अगर आप खाली बेदारी मुहिम चला देंगी कि देखो भाई, जैसा अभी मैंने पढ़ के सुनाया या अखबार में भी आ रहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट होना, वो डॉक्यूमेंट होना, मैंने भी बड़बड़ कर दिया, मैंने भी बोल दिया, तो मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। लेकिन वो गरीब जिसके पास डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से, उनके पैसे की मसाइल की वजह से जूझ रहे हैं, तो उनको दर्द को हम कैसा समझेंगे, उनके माखला की मदद कैसा करेंगे, उनको जांचने का पैमाना हमारे पास क्या है, उनकी हम मीटिंग कैसी लेंगे, उनको हम कॉल कैसा करेंगे, उनको हम जज कैसा करेंगे। तो इसके ऊपर काम पे लगना पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया।
तो मैं समझता हूँ कि पहले ये लोगों को फोकस किया जाए। पेपर में ऐसी प्रेस नोट दो कि जिसके पास पुराने दस्तावेज अगर पेचीदगी का शिकार है या कोई टेक्निकल है, वो क्या मसले है, वो फला फला जमियत उलमा के ऑफिस पर, जमात इस्लामी के ऑफिस पर, या कोई फंक्शन हॉल लो, वहाँ पर आइए, या बड़े को मैदान का हॉल का इंतज़ाम कीजिए और वहाँ पर जो है तो एक 2-4 टेबल लगाइए और अपनी अपनी दरख्वास्त के साथ दो कि भाई हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, ये हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। तो हमको कम से कम समझ में तो आएगा कि भाई इनके मसाइल क्या है। और जब कुछ मसाइल अगर सामने निकल के आ रहे हैं तो हमको ये भी समझ में आएगा कि हम उसका हल क्या है। जब तक मसाइल हमारे सामने आएंगे नहीं तो हमारा दिमाग काम करेंगे नहीं कि हम इनकी मदद कैसे कर सकते, या हमको क्या मशवरा दे सकते, या हम वो कर सकते। तो ये काम करने की ज़रूरत है। वरना अगर आप खाली रहनुमाई करेंगे तो मैं नहीं समझता बहुत बड़ा काम है। माफ़ कीजिएगा, अगर आप सिर्फ रहनुमाई का काम कर रहे हैं तो मेरी नज़र में आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। वो काम तो मैं भी कर दे रहा बैठे बैठे। ये मेरे ऐसे कई ऐसे लोग हैं, वो हमारे शेख इम्तियाज़ साहब हैं माशाल्लाह, इम्तियाज़ ऑफिशियल इतना बेहतरीन दे रहे, मेरे से कई बड़ा अच्छा माशाल्लाह जो तो वो कर रहे हो, पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कई लोग अखबार के ज़रिए औरंगाबाद टाइम्स के अंदर शेख इम्तियाज़ साहब बेहतरीन जो तो मालूमात पेश कर रहे। मतलब जब एक बंदा इतनी मालूमात दे रहा तो सबको काम पे लगने की ज़रूरत भी नहीं ना। लेकिन मसला क्या आ रहा, मैं फिर आपको आखिरी में बोल रहा, देखो ये मैं बहुत तड़प के बोल रहा, ये मैं आंखों देखी बात बोल रहा कि जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, सुन्नी जमात, तबलीगी जमात जो है ना, तो उसको कौम का बड़ा कीमती काम समझ के आगे बढ़ी। ये मत सोचिए कि जमात इस्लामी काम कर रही है, माशाल्लाह वो काम पे लगे हुए, हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है। जमीयत उलमा काम कर रही है, हमें नहीं, ये कौमी मसला है। जब एक बुरक़ा खींचे गया तो हम बयान देते, एक खाली कौम खींचे गया तो क्यों कौम की लाखों हज़ारों बेटियों पे आँच नहीं आ सकती? वहाँ उनकी बुरखे नहीं खींची जाएंगे, बता तेरा चेहरा तू कौन है, किधर की, बांग्लादेशी बोल के, फिर क्या करेंगे? ये मैं आपको सिर्फ झिझड़ने के वास्ते बोल रहा। तो आप सबसे पहले है ना, मेरे तमाम जिम्मेदार, ख़ास कर हमारे इलियास साहब, हमारे जमात इस्लामिक ज़िम्मेदार है महाराष्ट्र के, उनका बयान भी मैं पढ़ा हूँ। तो मौलाना इलियास साहब से मेरे ज़िम्मेदारी से उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले ये लोगों पे आप फोकस करो कि इनका क्या मसला है और हम इनकी मदद क्या कर सकते हैं। अगर इस पर काम करेंगे और इसके लिए अगर पैसे अगर लगते हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, हम ज़कात के, खैरात के, इमदाद के, अतिये के, सदक़े के मद से हम जो है रिकवर कर सकते। और हर कम पड़े तो अल्लाह के नेक बंदे, नेक लाल ऐसे हैं जो कौम के लिए आपका मतलब हज़ारों लाखों देने, फिर और अलग से देने को बैठे। अगर इनकी मुश्किलात कम हो सकती है कानूनी एतबार से, तो ये आपको मेरा कीमती मशवरा भी है। अगर इस पर काम करेंगे तो बहुत 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 बेहतर है। इस पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो मुश्किलात अटल है, और फिर आखिरी में विच है कि फिर हम लाखों रुपये कोर्ट में खड़े करेंगे। फिर पता नहीं कैसे कैसे मामला आएंगे, तो फिर हम बिल्कुल चंदा ज़कात खैरात करके लाखों करोड़ रुपये वहाँ खर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन रहनुमाई करने के लिए हम आगे नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी का तकाजा नहीं है। जब मेरे पास कुछ कागज़ की कमी है और मैं माली मुश्किलात का शिकार है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई मेरी मदद, मेरी तस्दीक करके, मेरी माली मदद करके मुझको दस्तावेज तैयारी करने में, निकालने में मदद की जाए। या ये नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जेल में जान दे रहे यार, मैं छुड़ाने वास्ते मेरे को 2 लाख रुपये का वकील लगा रहे। ये कोई अक्लमंदी का तगाज़ा नहीं है, या ना कोई शऊर की अलामत है। ये एक मेरा एनालिसिस है, एक तज़किया है, बुरा मत मानिएगा आप, लेकिन मैं सच्चाई के पेश किया हूँ और यही बात सच है, यही बात सच है। वरना बाकी जो काम चल रहा है ना, वो हवा में चल रहा है। फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।